हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 6 ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 6 सितंबर 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा संडे को एडिटोरियल नहीं आता, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और यूपीएससी वो न्यूज़ पूछता है, वो आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट होता है, उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये हाईलाइटेड द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम। डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS एकेडमी। एज यू कैन सी आप लोगों को गाइस ये ऊपर दिख रहा होगा चैनल, इस पर क्लिक करना, जाके ज्वाइन कर लेना। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। नोट्स, कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स, फैक्ट्स, जितना भी हमारा न्यूज़पेपर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी हमारी आपको पता होगा एससीओ की मीटिंग हुई, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हुई। तो फिर एससीओ के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के रिगार्डिंग देखो, क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका एससीओ से बनेगा, ठीक है, ना कि जो मीटिंग हुई अभी और वो उस चीज़ से बारे में। न्यूज़ में क्या है, वो हमारा एससीओ है, तो एससीओ के बारे में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो इस तरीके से जो है न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जो है ये एनालिसिस प्रोवाइड करा जाता है। डेली आपको ये एनालिसिस मिल जाता है और सारे नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाता है। तो गाइज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है एससीओ की मीटिंग हुई है, ठीक है। एससीओ की हमारी अभी मीटिंग हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। मैं भी आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में यह है क्या चीज़, कितने मेंबर्स हैं उसमें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया के लिए क्या यहाँ पर बुरी बात है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग ये बात कर लें इस आर्टिकल में बोला क्या जा रहा है कि जो बॉर्डर एक्शंस वायलेट बायलेटरल एग्रीमेंट्स, यहाँ पे राजनाथ, जो कि हमारे राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा क्या बोला गया, इन्होंने चाइना से बोला कि जो आपके बॉर्डर एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है बॉर्डर को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। सिंस जून जून से ही काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है इंडिया चाइना के बीच में। तो बोला जो ये भी बॉर्डर एक्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे ऐसे ये हरकतें हो रही हैं, ये दोनों के जो एग्रीमेंट हैं, ये दोनों की जो आप समझ सकते हो जो रिलेशन है इंडिया और चाइना के, वो बेकार कर सकता है ना, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन अभी यहाँ पर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, वो है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कितने कितने मेंबर्स और कौन कौन से मेंबर्स हैं। एससीओ में हमारा ये सारे मेंबर्स हैं, रशिया, मंगोलिया, चाइना, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे हमारे जो हैं यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जो कि एससीओ के अंडर में आती हैं। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये जो क्रिएट करी गई थी 2001 में क्रिएट करा गया, फिर इसका जो चार्टर है वो साइन करा गया 2002 में, और जो अपनी वर्किंग में आई, यानी कि कब से मीटिंग्स वगैरह होने लगी, समिट वगैरह होने लगी, जो वर्किंग में आने लगी बॉडी, वो 2003 से हमारी वर्किंग में आने लगी बॉडी। ओके, ये हमारा एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है। ओके, ठीक है, जो कि ये सारी चीज़ें बताता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, प्रिंसिपल्स, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। ओके, एससीओ की जो यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेजेस रशियन और चाइनीज़ इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ओके, अभी हम इसके बारे में कुछ बात करें तो सबसे पहले हम देखें 2001 में कौन कितने मेंबर्स थे। 5 मेंबर्स थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स थे। फिर धीरे धीरे उसमें ऐड ऑन होते रहे। 2001 में आपको यहाँ पे देखा गया उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ। फिर 2017 में और मेंबर्स ऐड हुए। कौन कौन से? यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया एंड पाकिस्तान ऐड हुआ 2017 में, आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कितने सारे मेंबर्स यहाँ पर टोटल हो चुके हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना के चलना, नेबर लाइंस बना के चलना, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं इसमें, जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए।
है ना। उसके बाद एक इफेक्टिव पॉलिटिक्स या फिर ट्रेड कह सकते हो, दोनों इन सारी कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत अच्छा खासा व्यापार होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन के सेक्टर में और एनर्जी ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन सब में ये जो टाइज़ हैं, इनके जो रिलेशंस हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंट्री सब साथ में मिलती हैं, इनके बीच में समिट वगैरह होती है, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये सारी बातें करी जाती हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को बढ़ाया जाए, इन कंट्रीज़ के बीच में कैसे इनका व्यापार बढ़ाया जाए, कैसे ये लोग यहाँ पर टूरिज्म के ऊपर बात करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। ओके, एक यहाँ पर ये शांति बनाए रखती है, पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बना के रखती है पूरे रीजन में। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये भी काम है। अब एक बात करें हम लोग एससीओ में स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा पार्लियामेंट में स्ट्रक्चर होता है, एमपीज वगैरह ये सारी चीज़ें, वैसे एक एससीओ में स्ट्रक्चर क्या होता है। एससीओ में सबसे पहले होता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। एक होता है इसमें हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसे हम लोग सुप्रीम कहते हैं एससीओ बॉडी का। फिर उसके बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होता है, जो कि सारे बजट वगैरह अप्रूव करता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, एक फॉरेन अफेयर्स को देखने वाला यहाँ पे मिनिस्टर आता है इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर राइट्स नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एक बॉडी ये भी होती है जो कि टेररिज्म, आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, इन सब से कैसे कॉम्बैट करा जा सके, इन सब से कैसे लड़ा जा सके, उसके लिए भी यहाँ पर काम कराया जाता है। ठीक है, काम करा जाता है उसको लेकर। स्ट्रेंथ की बात करें, देखो एससीओ बहुत बड़ी ताकत कह सकते हो आप। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी पावरफुल, आप कह सकते हो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे? क्योंकि एससीओ 40% ग्लोबल पॉपुलेशन कवर करता है, यानी कि जो पूरे दुनिया की जनसंख्या है उसमें से 40% हमारा एससीओ कवर करता है। 20% हमारा ग्लोबल जीडीपी कवर करता है। जो हमारा जीडीपी है पूरे दुनिया का 20% जीडीपी हमारा सिर्फ और सिर्फ एससीओ कवर करता है। 22% वर्ल्ड का लैंड मैस, यानी कि वर्ल्ड का लैंड कवर करता है 22%, यानी कि आप समझ सकते हो कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। काफ़ी हद तक चीज़ों को ये कवर करता है। सेंट्रल एशिया आप समझ सकते हो पूरा का पूरा इन्हीं के बेसिस पे जो है वो बना हुआ है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंस हो सकता है सिक्योरिटी के मामले में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेररिज्म से भी लड़ा जाता है, टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए बॉडी बनाई गई है, रैट्स वगैरह। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी के मामले में काम आ सकता है। दूसरा एनर्जी के मामले में काम आ सकता है, क्योंकि अभी हमने बात करा कि जो ये सब कंट्रीज़ हैं, ये समिट वगैरह होती है कि ये लोग अपनी एनर्जी, एजुकेशन, ट्रेड, व्यापार वगैरह कैसे इन्हेंस करें, कैसे बढ़ाएं, तो फिर इंडिया का इस चीज़ में भी फ़ायदा हो सकता है। और उसके बाद ट्रेड के बारे में बिल्कुल सही बात है, इंडिया ट्रेड कर सकता है इन सारी कंट्री से। ट्रेड जो है बहुत काफ़ी ईजी हो सकता है। ठीक है, ईजी हो जाएगा। अब ट्रेड ईजी होगा तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके बाद जियोपॉलिटिकल से मतलब है ये कनेक्ट कर लेगा, यानी कि इंडिया अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर एससीओ है, ठीक है, एससीओ में जितने ही मेंबर्स हमारे एशिया की साइड के वो वहाँ पे मेंबर्स हो गए। अब इंडिया जो है इन कंट्रीज से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर रहा है। अगर मीटिंग हो रही है, एक पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया, तो फिर इन कंट्रीज से बहुत अच्छी तरीके से वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि पूरे एशिया में उसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से हो सकता है। ये सारी बातें बोली गई। ओके, तो यहाँ पर हमने एससीओ के बारे में एक एक बातें पता कर ली, एक एक बात हम लोग एससीओ के बारे में अब जान चुके हैं। तो गाइस कोई भी क्वेश्चन आएगा, नाउ यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 3 पे भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 4 पे एक आर्टिकल आता है, आपके लिए ये क्वेश्चन है। ओके, सीबीआई बहुत दिन हो गए करे हुए। ठीक है, सीबीआई के बारे में तो जल्दी से बताओगे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीआई, एंड उसके बाद व्हाट इज़ द एम ऑफ सीबीआई, यानी कि एम और उसका हेडक्वार्टर सभी लोग बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, जैसा कि डेली बेसिस पे लोग बताते हैं। ओके, पेज नंबर 5 के ऊपर भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 6 के ऊपर एक आर्टिकल आता है, ये आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है बिल्कुल टॉप पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर काफ़ी बड़ा मैंने लेक्चर बनाया था, अभी अभी मैंने रिसेंटली कवर किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया की रिपोर्ट वगैरह आई थी, वर्ल्ड बैंक ने क्या करा था, अभी वर्ल्ड बैंक ने जो है कहा कि रिपोर्ट को वापस ऑडिट करेगी, ये सारी बातें हमने कवर करी थी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको जल्दी से कवर कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी पर्टिकुलर जगह, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो।
बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, तो उस एरिया में मनी भी अच्छी तरीके से फ्लो करेगा, मनी अच्छी तरीके से फ्लो करेगा तो और भी सिचुएशन जो है वो उभर के आएंगे। ओके, तो फिर यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है जहाँ पर अच्छी तरीके से बिजनेस करा जा सके, तो फिर आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पर है। आंध्र प्रदेश में काफ़ी ईजिली जो है कोई भी बिजनेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 7 के ऊपर यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, इंडिया शेयर्स अ रोबस्ट डिफेंस सिस्टम विद बोथ यूएस एंड रशिया। इंडिया जो है वो शेयर करता है एक बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम, ठीक है, किसके साथ? यूएस एंड रशिया के साथ। ये हमारे जनरल बिपिन रावत जी ने बोला, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल ये। उसके बाद राजनाथ, यहाँ पे जो हमारे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्वीट करा कि भी भैया ये मीटिंग करना चाहते हैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर से, हतामी जिनका नाम है, उनसे यहाँ पर मीटिंग करना चाहते हैं, ऐसा ट्वीट करा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी वो भी नहीं है। नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आप देख सकते हो, इसमें 80 एडिशनल ट्रेन्स जो हैं वो 12 सितंबर से चालू करने की बात करी जा रही है। 80 जो है ट्रेन को और ऐड करा जा रहा है। क्यों ऐड करा जा रहा है? कि भैया अभी यहाँ पर रिजर्वेशन कराओ तो वेटिंग लिस्ट वगैरह में चला जाता है यार, कभी कभी आके वेटिंग लिस्ट में आता है पता नहीं, और एंड वक्त तक आते आते वेटिंग लिस्ट में क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे आ जाता है, ऐसा सिस्टम आ जाता है कि रिजर्वेशन कराया आपने, वेटिंग लिस्ट में चलता रहता है चलता रहता है, अब जैसी डेट आई वो वेटिंग लिस्ट में ही रहता है। ठीक है, क्लियर ही नहीं हो पाता आपका टिकट। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे 80 एडिशनल ट्रेन्स को यहाँ पे चलाने की बात करी जा रही है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पर भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 9 पर भी नहीं है, क्योंकि फालतू में हम फालतू न्यूज़ कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बस। नाउ आते हैं एक पेज पे, यानी कि पेज नंबर 11। ये पेज पूरा का पूरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अच्छा आर्टिकल है ये भी, ये वाला आर्टिकल भी अच्छा आर्टिकल है, इन सब आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये देखो, संडे के दिन ही आता है ये न्यूज़पेपर, ठीक है, संडे के दिन ही ये जो पेपर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला आर्टिकल देखें। इसमें बोला गया कोई रिलेशन नहीं है सीटी वैल्यूज़ और कोविड-19 सेवेरिटी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर सीटी वैल्यूज़ क्या है सबसे पहले जान लें। सीटी वैल्यूज़ यहाँ पे बोला गया है साइकिल थ्रेशोल्ड। सीटी वैल्यूज़ में होता क्या है कि देखो, जैसे कोविड-19 की टेस्टिंग होती है, तो हम जब कोविड-19 की टेस्टिंग कराते हैं तो एक होती है आरटी-पीसीआर टेस्टिंग। ठीक है, आरटी-पीसीआर टेस्टिंग में क्या होता है? आरटी-पीसीआर टेस्टिंग में ये होता है कि आपका अगर कोई यहाँ पर आपने जैसे कि चेकअप करवाया, ठीक है, इन्फेक्शन का चेकअप करवाया, तो आपका जो है रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में आता है ना। लेकिन सीटी वैल्यू में आपका पता चलता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में मेजर करता है, कि यहाँ पे एक बोल्डनेस है, यानी कि मेजर करके बताता है कि आपको कितना ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, आपको वायरस जो है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा है या कम है, ये सीटी वैल्यू में पता चलता है। नाम से ही पता चल रहा होगा, वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू बताता है उसकी कोविड-19 की, आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा है, कितने लेवल पर है। लेकिन आरटी-पीसीआर में क्या पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको लेकर बात करी जा रही है कि भैया दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई दोनों में रिलेशन नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर कोई दोनों में रिलेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर हम दोनों को देखें कि यार सीटी वैल्यू करवा लेना चाहिए था, ये कोविड आरटी-पीसीआर टेस्टिंग नहीं करवानी चाहिए थी, तो फिर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर सीटी वैल्यू का कोई रोल नहीं निभता कोविड-19 सेवेरिटी। सेवेरिटी मतलब कि हार्डनेस, यानी कि डिग्री ऑफ हार्डनेस, यानी कि आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आप आरटी-पीसीआर टेस्टिंग करा रहे हो तब भी सही है यार, सीटी वैल्यू करा रहे हो तो भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको एक चीज़ पे लेके चलता हूँ। सीटी वैल्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम पर मैंने आईसीएमआर की वेबसाइट से पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही निकाल लिए। ये आईसीएमआर की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर लिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स ही। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये आईसीएमआर ने खुद यही बात बोली है कि जो हमारा कोविड-19 बेस सेवेरिटी है विद सीटी वैल्यूज ऑफ आरटी-पीसीआर, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई इतना वो बात नहीं है। ठीक है, कि आप लोग सोचो कि सीटी वैल्यू करवा लेना चाहिए था, सीटी वैल्यू अलग है, आरटी-पीसीआर वैल्यू अलग है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। कोविड-19 की टेस्टिंग कराओगे तो इसमें भी अगर आपको है तो निकलना ही है, और यहाँ पर अगर आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग कराते हो तो भी आपको जो है निकलना ही है। ओके, अगर होगा आपको तो दोनों में ही पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा तो दोनों में नेगेटिव आएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ये सारी बातें बोली गई हैं आईसीएमआर के द्वारा। नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जाती है यहाँ पर, ये यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है एक आईसीएमआर, क्योंकि ये सारी चीज़ आईसीएमआर ने बोली है ना।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉपिक क्या कवर करेगा ये, हेल्थ। आईसीएमआर के बारे में बात करें तो ये एक अपेक्स बॉडी है पूरे इंडिया में, ठीक है, एक बहुत उच्च बॉडी मानी जाती है जो कि काम करती है बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, प्रमोशंस, कोऑर्डिनेशंस के लिए, यहाँ पर ये सारे काम करती है, यानी रिसर्चेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा करवाए जाते हैं इसमें। अब देखो इसे फंड कौन देता है, पैसा कौन देता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा, जब तक उसके पास फंड नहीं जाएगा, तब तक वो कैसे रन करेगी, ठीक है। अब जो तो इसको फंड कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है, किसके थ्रू, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको पैसा दिया जाता है, देन ये रन करती है, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल अभी इसके डॉक्टर बलराम भार्गवा हैं, तो आप ये सारी बातें याद रख सकते हैं, ओके। और 1911 में इसको पहले IRFA था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, पहले तो एक क्वेश्चन आपका बन गया CBI, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना ये IRFA क्या है, ठीक है। 1911 में ये IRFA हुआ करता था, फिर 1949 में इसका नाम बदलने के बाद ICMR कर दिया, ओके। 1949 में इसका नाम बदल के ICMR कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर वगैरह न्यू दिल्ली में है, इस सब चीज़ों को याद रखना, ओके। चलो चलते हैं वापस न्यूज़पेपर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये वाला। इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, यानी कि जो हमारी पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है, प्रदूषित यहाँ पे हवा कह सकते हो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो और ये सारी चीज़ें हो, तो वो ब्रेन को डैमेज कर सकती है। ऐसा रिसर्च करा गया और पता लगाया गया, ठीक है, चूहों के ऊपर, माइस के ऊपर रिसर्च करी गई और पता लगाया कि यहाँ पर ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है पॉल्यूटेड एयर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कितनी घातक है। होता क्या है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ पूरा का पूरा, जो कि इस आर्टिकल में लिखा है, क्योंकि आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा बकवास भी लिखी हुई है। देखो हुआ क्या है कि जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड गाइस, टेस्टिंग करी गई। देखो 8 चूहों को लिया गया जिन्हें कि पॉल्यूटेड एयर में डाला, ठीक है, जो कि पॉल्यूटेड एयर में थे, और 8 माइस को कहाँ पे रखा गया, जहाँ जो कि फिल्टर एयर में थे। तो पता लगाया गया जो पॉल्यूटेड एयर वाले थे उनके अंदर एमाइलॉइड डिपॉजिट हो गया। अब एमिलॉइड क्या होता है, ये एमिलॉइड डिपॉजिट हो गया, और एमिलॉइड आप समझ गए होंगे जो है ये घातक हो सकता है, ओके। चलो पहले बता दूं, जो एमिलॉइड बीटा प्रिक्यूर्सर है, एक टाइप का प्रोटीन होता है ये, ठीक है, प्रोटीन होता है। तो एक लार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एक एसेंशियल रोल प्ले तो करता है, देखो न्यूरल ग्रोथ में, जो आपकी ब्रेन की ग्रोथ है उसमें एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, लेकिन 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 ये क्या होता है, हाउएवर लेटर इन लाइफ, बाद में जो है, बाद में क्या है, ये पहले तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जो है न्यूरल ग्रोथ कर रहा है, यानी कि ब्रेन की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही क्या हो जाएगा, करप्ट फॉर्म एंड डिस्ट्रॉय नर्व सेल। याद रखना, यानी कि वही चीज़ करप्ट हो सकती है, यानी कि वो करप्ट फॉर्म में हो सकता है, और जो करप्ट फॉर्म में होगा वो बहुत ज़्यादा घातक होगा आपकी ब्रेन के लिए, जो कि क्या बीमारी बना सकता है, मेमोरी आपकी लॉस हो सकती है, भूलने की आदत हो सकती है, अल्जीमियर डिजीजेस, यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए एमिलॉइड था, तो आप याद रखना एमिलॉइड क्या होता है। एमिलॉइड एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि न्यूरल के ग्रोथ में, यानी ब्रेन के ग्रोथ में तो काम करता है, लेकिन जो करप्टेड एमिलॉइड होता है वो ब्रेन को डैमेज कर देता है। तो जो करप्टेड एमिलॉइड है वो जो है पॉल्यूटेड एयर में पाया जाता है, और अगर आप पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करोगे, यानी कि अंदर खींचोगे सांस के थ्रू, तो फिर वो आपकी ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, ओके। ये सारा चीज़ें आर्टिकल में बोली गई। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को, ये वाला, इसमें बोला जा रहा है प्रोटेक्टिंग द हार्ट। देखो ये भी एक चूहे के ऊपर रिसर्च हुई है, ज़्यादातर हम लोग माइस के ऊपर ही रिसर्च करते हैं। माइस के ऊपर रिसर्च करी गया और बोला जो कोलेजन है, कोलेजन आपको पता होगा क्या होता है, एक टाइप का वो ये भी प्रोटीन ही होता है, ठीक है, जो कि आपकी स्किन के लिए, बोन की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करता है, खासकर स्किन के लिए। आपको पता होगा जो कोलेजन है, कोलेजन जिसका ज़्यादा हो, इम्प्रूव हो, उसके स्किन काफ़ी अच्छी होती है, पिंपल्स वगैरह नहीं होते, स्कैर्स वगैरह नहीं होते, है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कोलेजन जो है वो स्कार को रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है, स्कार को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कोलेजन होता क्या है, स्कार क्यों क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोलेजन क्या होता है। मैं बता दूं तो जो कोलेजन होता है एक टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, जो कि जो बॉडी में आपको पता है जो हमारी बॉडी वो टिश्यूज से कनेक्ट करके बनी गई है ना, टिश्यूज से बनी हुई है, तो उन टिश्यूज को इम्प्रूव करता है हमारा कोलेजन।
इम्प्रूव करता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिखाता है हमारे बोन्स में, लिगामेंट्स, जॉइंट्स और स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर जैसे कि ये स्कार्स होते हैं हमारे, अभी हमने बात करी थी आर्टिकल में, जो कोलेजन है वो स्कार्स को इम्प्रूव कर देता है। ओके, अब जो स्कार है, स्कार आपको पता होगा, ये देखो कोई आपका मतलब खुरच वगैरह लग गई, उसके बाद ये इस तरीके से जो है वो रिपेयर होता रहता है, तो इसको कहते हैं स्कार। और अगर कोलेजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा बॉडी में, अच्छी मात्रा में होगा, तो ये स्कार बिल्कुल सही हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है जो कोलेजन है उसका बहुत बड़ा रोल है स्कार में। और अगर आपके बॉडी में कोलेजन नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ कोलेजन का मतलब है स्कार और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है, स्कार आपका जो दाग है वो कभी जाएगा ही नहीं अगर आपकी बॉडी में कोलाजन नहीं है। तो यही चीज़ें बोली गई कि जो कोलाजन है वो हार्ट की इंजरीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये रिसर्च करा गया, जो हमारा दिल है उसकी इंजरीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो टिश्यूज़ हैं उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, हार्ट की जो टिश्यूज़ हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारी हार्ट डिजीज से बचाता है। ओके, ये आप याद रख सकते हो। कोलाजन पता कर लिया, कोलाजन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद स्कार्स हो गया। ये सारी चीज़ें आज हमारी बायोलॉजिकल टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई हैं। ठीक है, आज के दिन। नाउ आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है ये वाला। इस आर्टिकल में क्या बोला गया कि काफ़ी सारे बर्ड्स के बारे में बात करी गई, बर्ड्स के ब्रेन्स के बारे में बात करी गई। यहाँ पे आप ये वाली बर्ड देख सकते हो, वुड पैकर है, जो कि आज का हमारा थंबनेल भी है। ठीक है, अब बर्ड के ब्रेन के बारे में बात करी गई कि किसी किसी बर्ड्स का कोई सी बर्ड्स का होता है, देखो ब्रेन जो होता है वो छोटा होता है, और कुछ बर्ड्स का जो होता है ब्रेन जो है वो बड़ा होता है। लेकिन जिनका छोटा होता है और जिनका बड़ा होता है, दोनों में डिफरेंस भी बहुत हो जाता है। ठीक है, दोनों की एक्टिविटी में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। देखो, मैनी स्मॉल बर्ड्स, काफ़ी सारी स्मॉल बर्ड्स हैं जिनका जो ब्रेन का साइज़ है, दिमाग का साइज़ है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जिनके दिमाग का साइज़, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनका दिमाग का साइज़ छोटा होता है। लेकिन अब जो बड़ा साइज़ होता है जिनके दिमाग का, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बर्ड्स होती हैं, और वो लोग यहाँ पर दिस हेल्प देम सर्वाइव हार्श सीजनल चेंजेस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो चिड़ियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनको सीजनल चेंजेस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। आपको पता होगा सीज़न जैसे जैसे चेंज होता रहता है, गर्मी हुई, गर्मी से ठंडी, बरसात और ये सारी चीज़ें, तो ये जो सीजनल चेंजेस हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है बर्ड्स के ऊपर। ठीक है, बर्ड्स जो हैं, सारी बर्ड्स नहीं झेल पाती, लेकिन जिनका दिमाग जो है बड़ा होता है, लार्ज साइज़ का होता है ब्रेन, वो ईज़िली इन चीज़ों को टैकल कर लेती हैं, वो ईज़िली इन चीज़ों को निपट लेती हैं। ये सारी चीज़ें बोली गई यहाँ पर। एक जो है टेस्टिंग वगैरह हुई, इसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह करी गई। देखोगे यहाँ पर रिसर्च वगैरह करी गई जर्मनी, यूएस में, और उसमें पता लगाया गया जो सीजनल चेंजेस हैं, जो कि सीज़न में चेंज होता रहता है, गर्मी से ठंडी, ठंडी से बरसात, ठंडी से ये, ठीक है, जैसे जैसे सीजनल चेंज होता रहता है, उसको काफ़ी सारी बर्ड्स जो हैं वो टैकल आउट नहीं कर पाती, उससे निपट नहीं पाती। लेकिन जिनका दिमाग बड़ा होता है वो आराम से निपट लेती हैं, लेकिन जिनका दिमाग छोटा होता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। अब जिनका दिमाग बड़ा होता है उसमें से हमारा एक वुड पैकर भी है, याद रखना। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे अर्लियर देखा गया जिनकी लार्ज ब्रेन साइज बर्ड्स होती हैं वो कंट्रोल कर लेती हैं एनवायरनमेंट को, यानी कि वेरिएबल एनवायरनमेंट को, यानी कि जो चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, वही बात बिल्कुल फिर से आ गई, जो चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट में, चेंजमेंट होता है एनवायरनमेंट का, उसको इजीली कंट्रोल कर लेती हैं। वो कौन कौन सी बर्ड्स हैं, हमारी कॉर्वेट्स, आउल्स, वुड पैकर्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे समझ गए। याद रखना, जिन बर्ड्स का जो है दिमाग लार्ज साइज होता है वो ईजिली एनवायरमेंटल चेंजेस को, सीजनल चेंजेस को टैकल आउट कर लेती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो गाइज हमने कवर किया आज का न्यूज़पेपर, और एक लास्ट आर्टिकल इसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि अ सिंगल पर्सन स्प्रेड कोरोना वायरस टू 23 अदर्स इन अ बस राइड। एक अकेला पर्सन जो है 23 लोगों को कोरोना वायरस फैला सकता है। एक अकेला पर्सन कैसे? देखो, एरोजोल का ट्रांसमिशन हो सकता है। एरोजोल यानी कि जो थूक वगैरह होता है, उस बहुत छोटा पार्टिकल जिसके बारे में पहले भी डिस्कस करा हुआ है, माइक्रो ड्रॉपलेट जिसे कहते हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट कहते हैं, वो जब आप बोलते हो तो मुंह से निकलता है। ठीक है, तो जब वो निकलेगा तो उससे कोरोना वायरस फैल सकता है, एरोजोल ट्रांसमिशन हो सकता है, और उसकी वजह से एक पर्सन अगर अकेला बस में बैठा है तो वो 23 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। दैट इज़ वाई अपना मास्क वगैरह लगा के रखो, N95 मास्क लगा के रखो। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे एट द लास्ट, जैसा कि हम यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, खैर आज आए नहीं है, और लास्ट में यही वाला आर्टिकल आया है जिसको मैं पिछले हफ्ते
4 दिन लगातार डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में जीएसटी के बारे में, पूरा का पूरा ये आर्टिकल मैं समझा चुका हूँ। CGST, IGST, SGST क्या है और कैसे कैसे पे करना है, स्टेट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, क्या सिचुएशन बन रही है। जीएसटी की 41st काउंसिल मीटिंग हुई, फिर 41st काउंसिल मीटिंग में सारा तय करा गया कि स्टेट को किस तरीके से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, फिर 2 ऑप्शंस दिए गए, 97,000 करोड़ रुपीज़ का, 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ का, दोनों अलग अलग ऑप्शंस थे। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो गाइज आज का न्यूज़पेपर हमने कवर कर लिया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। डेली ऐसा ही एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में से आप टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।